बहू, ये तेरे रहने का कमरा है। रुक्मिणी देवी ने अपना मुंह बनाते हुए एक पुरानी चाबी नम्रता के हाथ में थमाई। नम्रता ने चाबी ली, सिर झुका लिया। वह कमरे के दरवाजे के सामने खड़ी थी, दिल में हजार सवाल और आंखों में सपनों की राख। महल जैसे इस ससुराल को उसने पहली बार देखा था। झूमर से लेकर दीवारों की पॉलिश तक सब कुछ चमकदार और भव्य। शादी के तुरंत बाद जब वह अपने पति यश के साथ इस विशाल हवेली में आई, तो लगा जैसे किसी फिल्मी सपने में जी रही हो। हर कोना किसी पुराने जमाने की शाही कहानी बयां कर रहा था। लेकिन उस सपने की शुरुआत ही ऐसे कमरे से हुई, जिसे देखकर वह चौंक गई। कमरे की छत थोड़ी नीची, दीवारें फटी हुई, खिड़की के बाहर टूटी पानी की टंकी और पंखा जो चलने से ज्यादा आवाज करता था। घर में अभी थोड़ा काम चल रहा है, बहू, इसलिए यही कमरा सही रहेगा तेरे लिए, रुक्मिणी देवी ने बड़ी सहजता से कहा। नम्रता ने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी घर में कोई काम नहीं चल रहा। महल में उसकी हैसियत बस एक कोने की थी, क्योंकि वह एक गरीब परिवार से थी। उसने चुपचाप कमरे को स्वीकार किया। दीवारों पर माँ बाबूजी की तस्वीरें टांग दी। खिड़की के पास मायके से लाई तुलसी का छोटा सा पौधा रख दिया। फर्श पर अपने साजो सामान की छोटी सी दुनिया बसा ली। महल के बाकी हिस्सों की चमक अब उसके लिए दूर की चीज थी। सास और जेठानी उसे ताने देती। कामना भाभी कहती, अरे देखो तो, इतने महंगे घर में रह रही है, लेकिन चेहरे पर कोई नूर नहीं, जैसे गांव की सीधी साड़ी उठाकर आ गई हो। रुक्मिणी देवी कहती, हमने तो सोच समझकर रिश्ता किया था, पर ये तो जैसे शांति की मूरत बनकर आ गई है। इसे देखो और कामना को देखो, आसमान जमीन का फर्क है। नम्रता को खाने के लिए भी अक्सर रसोई में ही बिठा दिया जाता। परिवार के बड़े लोग आलीशान डाइनिंग हॉल में बैठते और वह अपने छोटे कमरे में एक थाली में सब्जी रोटी लेकर चुपचाप बैठ जाती। यश, उसका पति, शांत स्वभाव का था। वह इन बातों पर कुछ नहीं कहता, पर नम्रता का दर्द महसूस करता था। एक रात जब वे अपने कमरे में बैठे थे, यश ने पूछा, तुम्हें बुरा लगता है ना ये सब? नम्रता ने हल्की मुस्कान से कहा, बुरा तो बहुत कुछ लगता है, पर अगर आप साथ हो तो सब कुछ सहा जा सकता है। यश ने उसका हाथ थामा। मैं वादा करता हूँ तुम्हारे लिए कुछ बदलूंगा। पर वक्त बीतता गया और कुछ नहीं बदला। एक दिन नम्रता की माँ गंभीर रूप से बीमार हो गई। वह मायके जाना चाहती थी, लेकिन सास ने ताना मारा, तू मायके जा भी लेगी तो क्या कर लेगी वहाँ? यहाँ तो इतना आराम है, वहाँ क्या कर पाएगी? उस दिन नम्रता ने खुद को और भी ज्यादा अकेला पाया। उसका छोटा कमरा जैसे और भी छोटा हो गया। अब वह तुलसी के पौधे से बातें करने लगी थी। उसकी दुनिया सीमित थी, पर आत्मा विशाल थी। एक दिन उसकी भाभी सरिता मायके से मिलने आई। नम्रता ने जैसे तैसे उसका स्वागत किया। सरिता ने कहा, दीदी, ये कैसा कमरा है? टंकी की बदबू और गर्मी, आप इस महल में भी ऐसे कोने में रह रही हो? नम्रता ने हल्की हंसी से कहा, यही तो मेरी दुनिया है भाभी, अब तो आदत हो गई है। सरिता ने जाते जाते रुक्मिणी देवी से कहा, दीदी का तो मायके में सम्मान है और उनका कमरा आपके इस कमरे से लाख गुना अच्छा है। नम्रता ये सब सुनकर चुप रही, लेकिन भीतर कुछ और टूट गया। फिर एक दिन घर में पूजा रखी गई। सभी बहुएं नए कपड़े पहनकर आईं, पर नम्रता वही साधारण साड़ी पहनकर आई। पंडित जी ने कहा, घर की सबसे छोटी बहू पहले आरती करे। कामना भाभी चिढ़ गई, हमारे होते हुए ये पूजा करेगी? रुक्मिणी देवी ने कहा, इसके नसीब में आरती कहाँ, ये तो बस कोने की बहू है। लेकिन उस दिन यश चुप नहीं रहा। उसने सबके सामने कहा, अगर नम्रता को आप बहू नहीं मानती, तो मैं भी इस घर का बेटा नहीं। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। रात को नम्रता ने कहा, मुझे सिर्फ एक कोना चाहिए जिसमें मेरा सम्मान हो। ज्यादा नहीं चाहिए, बस इतना कि मुझे इंसान समझा जाए। यश ने कमरे को देखा और बोला, अब से यही कमरा इस घर का सबसे बड़ा कमरा होगा। अगले ही दिन उस छोटे कमरे की सफेदी करवाई गई। खिड़की में नई जाली लगवाई गई, नया पंखा और छोटा सा अलमारी लाया गया। नम्रता ने अपनी पसंद का पर्दा लगाया। तुलसी के पौधे के पास एक छोटी सी घंटी बांध दी, जो हर हवा के झोंके पर मधुर आवाज में बजती थी। धीरे धीरे वो कमरा पूरे घर का ध्यान खींचने लगा। जहां बाकी बहुएं दिखावे में लगी थीं, वहीं नम्रता की सादगी ने सबका दिल जीत लिया। एक दिन रुक्मिणी देवी चुपचाप कमरे में आईं। देखा, कमरा भले छोटा था, लेकिन वहां सुकून था, अपनापन था और एक मधुर खुशबू थी। बहू, उन्होंने कहा, तू तो सच में बहुत बड़ी निकली। तुझे कोना दिया था, तूने उसे घर बना दिया। नम्रता मुस्कराई और उनके लिए चाय बनाई, उसी चूल्हे पर, उसी कमरे में।
कुछ ही दिनों में घर में बदलाव शुरू हो गया। घर की बुजुर्ग दादी जो सबसे बड़ा कमरा इस्तेमाल करती थीं, उन्होंने खुद कहा, इस घर की असली रानी अब नम्रता है। वो कमरा अब इसका होना चाहिए। रुक्मिणी देवी और सभी सदस्यों की सहमति से वो कमरा नम्रता को सौंप दिया गया। जब नम्रता ने नया कमरा खोला तो उसकी आंखें भर आईं। सुंदर सीढ़ियां, खुली खिड़कियां, बड़ा पलंग और एक कोना जहां उसने फिर से तुलसी का पौधा रखा, जैसे उसकी आत्मा उसी में बसती हो। अब पूरा घर उसे सम्मान से देखता था। वह न सिर्फ सबसे बड़े कमरे की मालकिन बनी, बल्कि सबसे बड़े दिल वाली बहू भी। आज भी वह महल अपनी जगह है, उतनी ही भव्यता के साथ। लेकिन उस महल का दिल अब वो कमरा है, जहां नम्रता की मुस्कान है, तुलसी की सुगंध है और एक औरत का जीतता हुआ आत्मसम्मान है।